इन प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कस अबाउट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, है ना, कि कितने टाइप की एंथैल्पी होती है। उसमें अपन ने डिस्कस करा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और सेकंड अपन ने डिस्कस करा था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा कि कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का प्लस वाटर, तो उस समय कितनी एंथैल्पी या वहां पे रिएक्शन में क्या हीट चेंज हो रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो एंथैल्पी जो रिलीज होती है वो अलग है, उसकी वैल्यू -13.7 है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन करते हैं तो आपके पास वैल्यू अलग आती है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करते हैं तो आपके पास वैल्यू अलग आएगी। और फिर लास्ट आपके पास क्या था कि वीक एसिड और वीक बेस दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो भी एंथैल्पी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डिफरेंट रहेगी, है ना। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी अपन ने डिस्कस करे थे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि एसिड और बेस के लिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो उस समय जो हीट रिलीज होती है, जो एनर्जी चेंज आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास से 2m 100 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आपके पास है 2m 100 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी। तो मैंने कहा दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए, एसिड के भी ग्राम इक्विवेलेंट और बेस के भी ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बट इन दिस क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, मोलरिटी गिवन है। मोलरिटी ऑफ H2SO4 गिवन है, मोलरिटी ऑफ NaOH गिवन। तो जब मोलरिटी गिवन होती है तो नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू x इनटू अपने पास क्या आता है, मोलरिटी। x क्या है, x आपके पास या तो कोई वैलेंसी फैक्टर होगा या नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एसिड और नंबर ऑफ OH माइनस आयन इन बेस। यहाँ पे H2SO4 की बात करेंगे, कितने H प्लस आयन है, 2 H प्लस आयन है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे NaOH में कितने OH माइनस आयन है, 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी अगर देखेंगे H2SO4 की, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। 2 क्यों आया, बिकॉज 2 इसकी मोलरिटी गिवन थी, और एक और 2 कहाँ आया, बिकॉज x की वैल्यू आपके पास 2 है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, H2SO4 2H प्लस आयन है, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 2 होगी। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, तो NaOH की नॉर्मेलिटी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1, तो कितना हो गया आपके पास, 2। ये 2 क्या है, आपका मोलरिटी गिवन है, 1 क्या है, x की वैल्यू है। NaOH की बात करें तो यहाँ पे एक ही OH माइनस आयन, तो x को अपन क्या कह सकते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी हमेशा किसकी होती है, बेस की, और बेसिसिटी हमेशा किसकी होती है, एसिड की, है ना। तो ये आपके पास नॉर्मेलिटी आ गई। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट लेने, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वॉल्यूम से। और वॉल्यूम आपको यहाँ गिवन किस में है, ml में, तो इसको कन्वर्ट करना है किस में, लीटर में। तो आपके पास H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 2 इंटू, सॉरी 4 इंटू 100 अपॉन आपके पास क्या आ जाएंगे, 1000। 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितने आ गया आपके पास, 0.4, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है आपके पास, NaOH की 2, वॉल्यूम कितना आपके पास इसका 100 अपॉन आपके पास क्या आ गया, 1000। 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2, है ना। तो H2SO4 के तो ग्राम इक्विवेलेंट है 0.4, NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आपके पास, 0.2। तो मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिफरेंट हो तो वहां लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि वो रिएजेंट जो पहले खत्म हो जाता है उसको अपन क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा।
अब लिमिटिंग रिएजेंट होगा कौन? जो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको एक्सेस या फिर रिमेनिंग रिएजेंट कह देंगे। जो रिएक्शन के बाद पड़ा रहेगा उसको अपन रिमेनिंग रिएजेंट कहेंगे। तो यहाँ पे NaOH के कितने इक्विवेलेंट है? 0.2। H2SO4 के कितने इक्विवेलेंट है? 0.4। तो भैया आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा रहे हो, NaOH की रिएक्शन H2SO4 से करवा रहे हो, उससे किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? सॉल्ट का। तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्शन करेंगे बेस के, क्योंकि 0.2 ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो वो 0.2 ग्राम NaOH कितने ग्राम इक्विवेलेंट को आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा? 0.2 ग्राम को ही करेगा। तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा HN कितना हो जाएगा? माइनस का 13.7 मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 10, तो कितना आ जाएगा कि डेल्टा HN इक्वल्स टू 4, 6 और 7, और आपके पास कितना आ गया? अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? 100 माइनस या फिर माइनस का 0.274, ये आपके पास डेल्टा HN की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट क्या आएगी? किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट, एंथैल्पी है तो किलो कैलोरी या आपके पास किलो जूल में ही रहेगी वैल्यू। अपन यहाँ पे किलो कैलोरी यूज करेंगे क्योंकि -13.7 अपने पास किलो कैलोरी में है, तो ये भी किलो कैलोरी में आएगा पर ग्राम इक्विवेलेंट, बिकॉज आप यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप मोल यूज नहीं कर रहे हो। समझ आ गया सबको कि कैसे करते हैं? पहले नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन देखेंगे एसिड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है या बेस के कितने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो एसिड के कितने हैं? 0.4 और बेस के कितने हैं? 0.2। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दूं, तो मिक्स कर दूं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? एसिडिक, बिकॉज एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? कम है। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? आपके पास कम है, तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा अपने पास? एसिडिक, क्योंकि 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस को तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया, और 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड जो है वो रिमेनिंग रहेगा किसमें? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन अपने पास कौन सा रहेगा? एसिडिक रहेगा। ठीक है ना? Next topic is enthalpy of combustion। क्या होता है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन? किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको अपन क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। ये कोई सब्सटेंस है, उसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवा दी, ऑक्सीजन से करवाने पर जो भी आपके पास रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेंगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में जो आपके पास डिफरेंस होगा उसको अपन क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबंशन कहेंगे। ठीक है ना? एक और इसमें डेफिनेशन आती है छोटी सी, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम कोई भी सब्सटेंस के 1 ग्राम की जो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन होती है उसको अपन कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होगी, मतलब ज्यादा आएगी, वो एक अच्छा फ्यूल होगा। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी वो हमेशा क्या रहता है? एक अच्छा फ्यूल होता है। कोई जैसे आपके पास CH4 आ गया, C2H4 आ गया, दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो हमेशा क्या रहेगा? एक अच्छा फ्यूल रहेगा। ठीक है ना? और कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी कम रहती है वो हमेशा क्या रहता है? खराब फ्यूल रहता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू डेल्टा HC अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट। डेल्टा HC यानी कि आपके पास हीट ऑफ कंबंशन मोड है, यानी कि प्लस माइनस साइन से अपने को कुछ नहीं करना, जो उसकी वैल्यू है उसमें उसके मॉलिक्यूलर वेट का अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है। अपने पास वो सब्सटेंस की क्या आ जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। अपने पास वो सब्सटेंस की क्या आ जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो हीट ऑफ कंबंशन आपको गिवन होगा, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन आपको गिवन होगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता रहेगा,
तो इससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीट ऑफ कंबंशन या एंथैल्पी ऑफ कंबंशन क्या हो गया कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वहां पे एंथैल्पी चेंज जो भी होगा उसको अपन क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबंशन या एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। ठीक है ना। तो जैसे कोई भी टाइप की एंथैल्पी आ गई, जैसे आ गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी में चेंज आता है, तो वो क्या हो जाती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आपके पास आ गया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में जो एंथैल्पी चेंज होता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन पे, कि आपके पास जैसे एक रिएक्शन गिवन है C2H4 प्लस आपके पास O2 प्लस O2 आ गया, मीन्स इसका आप क्या कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कर रहे हो। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, रिएक्शन हमेशा O2 की प्रेजेंस में होगी। C2H4 प्लस O2, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, एक तो CO2 का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O। रिएक्शन थोड़ी बैलेंस कर लेते हैं, कार्बन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी कार्बन 2 होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड कितने हो गए, 2 तो यहाँ आ गए और 4 यहाँ हो गए, टोटल कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। तो इसको भी थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे CO2। आपको गिवन है कि डेल्टा HF यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए 52 है, 52 किलो कैलोरी पर मोल। इसके लिए CO2, ओनली CO2 की बात कर रहा हूं, वो आपके पास 383 किलो कैलोरी पर मोल है। और H2O के लिए आपको कह दिया 286 किलो कैलोरी पर मोल है। आपको कैलकुलेट करना है हीट ऑफ कंबंशन। तो प्रीवियस क्लास में अपन जब ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा सबके लिए एक ही फॉर्मूला होगा कि डेल्टा HC इक्वल्स टू HP माइनस अपन क्या करेंगे HR, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो कितनी है आपके पास, 383 एक मोल के लिए, पर मोल मैंने यहाँ यूनिट लगा रखी है। आपके पास कितने मोल है यहाँ पे, 2 मोल। तो HP कैलकुलेट करेंगे, सॉरी माइनस में दोनों, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का 383 मल्टीप्लाई 2, है ना। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 286 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा, 52। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, हीट ऑफ कंबंशन आ जाएगी या एंथैल्पी ऑफ कंबंशन आ जाएगी। दोनों प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है ना। अरे यार, मैंने सोचा बड़े हो गए बाबा। ये आपके पास माइनस 383 इंटू 2, 383 एक मोल CO2 की एंथैल्पी है। यहाँ पे कितने मोल है आपके पास, 2 मोल, है ना। 286 एक मोल H2O की एंथैल्पी है, यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 2। और माइनस अपन क्या करेंगे इसकी रिएक्टेंट की, कि सर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की नहीं ली, ऑक्सीजन यहाँ पे नेचुरल स्टेट में है, तो इसकी एंथैल्पी आपके पास क्या रहेगी, 0। ठीक है ना। तो ये आपके पास डेल्टा HC, HP माइनस क्या आ जाएगा अपने पास, HR आ जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ, इसको कंबंशन कहते हैं, कि जब भी आप किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। नेक्स्ट देखिएगा एक और क्वेश्चन, बेंजीन का कंबंशन करते हैं, C6H6 15/2 O2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 6CO2 प्लस 3H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। आपको गिवन क्या देखिएगा, हीट ऑफ कंबंशन गिवन है पूरे रिएक्शन की 3276 किलो कैलोरी पर मोल। आपको गिवन है डेल्टा HF CO2 के लिए, वो है माइनस का 383 किलो कैलोरी पर मोल। आपको गिवन है डेल्टा HF H2O के लिए माइनस 286 किलो कैलोरी पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा HF C6H6 फॉर बेंजीन।
बेंजीन के लिए डेल्टा HF कैलकुलेट करना। देखिएगा कैसे करेंगे इसको। -3276 इक्वल्स टू 6 इंटू -283, सॉरी 383, माइनस का साइन सबके आगे, माइनस का 383 है ना, प्लस आपके पास क्या आएगा 3 इंटू माइनस का 286 माइनस अपने पास डेल्टा HF किसका आ जाएगा C6H6 बेंजीन का, ये अपने को कैलकुलेट करना। माइनस का 3276 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 और ये कितने हो गए 48 और 49 18 और आपके पास कितना आ जाएगा 2298 प्लस माइनस क्या हो गया अपने पास माइनस हो गया 18 24 25 आपके पास 858 माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा HF। ये सारा अगर आप उस साइड लेके जाओगे तो किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो आपके पास डेल्टा HF आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा ये भी माइनस में आएगा, तो इसको अगर प्लस में करना हो तो दोनों साइड चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो इस ऐसे अपन एंथैल्पी ऑफ कन्वेंशन कैलकुलेट करते हैं। एक और लास्ट, आप CH4 का ऑक्सीडेशन करवाते हो, उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है CH3OH। CH4 यानी कि मीथेन, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, करवाने पे किसका फॉर्मेशन हुआ अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए अगर डेल्टा H की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है नेगेटिव गिवन। साथ में आपको दो चीजें और दे रखी है कि अगर मैं CH4 का कन्वेंशन करवाता हूं O2 से, तो CO2 प्लस किसका फॉर्मेशन होता है 2H2O का, और इसके लिए जो डेल्टा H है वो आपके पास X है। और अगर आप अल्कोहल का कन्वेंशन करवाते हो CH3OH 3/2O2, इससे किसका फॉर्मेशन होता है, इससे भी CO2 प्लस किसका फॉर्मेशन होता है 2H2O का, तो इसका कन्वेंशन जो करवाते हो तो डेल्टा H की वैल्यू आपके पास 5 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन X एंड Y, मीन्स X ग्रेटर देन Y, X लेस देन Y, ठीक है ना, X इक्वल्स टू Y। ये आपके पास A, ये आपके पास B और ये आपके पास C। आपको बताना है X और Y में क्या रिलेशन है। चलो देखिएगा, अब देखिएगा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपके पास CH3OH जो है वो प्रोडक्ट के साइड है और CH4 आपके पास कहाँ है रिएक्टेंट के साइड है। तो आपको जो दो इक्वेशन गिवन है कन्वेंशन वाली, उन दोनों में CH3OH को तो लेके जाना है प्रोडक्ट के साइड और CH4 को कहाँ लेके आना है रिएक्टेंट के साइड। मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा H1 माइनस H2 जो पहले अपन ने फॉर्मेशन वाले टाइम में रिएक्शन करी थी वैसी ही कुछ रिएक्शन है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ दैट CH4 प्लस 2O2 माइनस CH3OH प्लस 3/2O2। इससे मेरे को किसका फॉर्मेशन हुआ, इससे मेरे को फॉर्मेशन हुआ CO2 प्लस H2O माइनस CO2 प्लस H2O। अब एनर्जी भी अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे इसकी, यानी कि अपन क्या करेंगे x माइनस वाई करेंगे। मैंने CO2 से CO2 कैंसिल आउट कर दिया, H2 से H2O कैंसिल आउट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि साइन चेंज है, वैल्यू तो इनकी सेम ही आएगी, है ना। CH4 और 2O2 था, तो 2O2 है, यहाँ पे 3/2O2 है, तो आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रहेगा CH4 प्लस हाफ O2। इससे किसका फॉर्मेशन होगा CH3OH का। तो इक्वेशन ये क्या कह रही थी कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, यानी कि मैं जो x माइनस वाई करूंगा
उस x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है, या यूं कह सकते हैं कि आपके पास लेस देन जीरो है, यूं कह सकते हैं। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जीरो से कम होगी, तभी तो ये नेगेटिव होगा। ये आपने क्या करा, ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से अपने को ये इक्वेशन मिली, तो एंथैल्पी में चेंज कितना आया अपने पास, x माइनस वाई आया। जो अपने पास मेन इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या रहेगी, जीरो से कम रहेगी। या फिर मैं इसको यूं लिख सकता हूँ कि x, वाई को साइड चेंज कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, सेकंड आ जाएगा। तो खत्म करना है अब, क्या फर्क पड़ता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो आपको इसके हेडिंग से पता चल गया होगा कि कौन सी एनर्जी है ये, कि जब आप क्या करते हो, बॉन्ड को डिसोशिएट करते हो, तो उसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कि कोई भी आपके पास गैसेस कंपाउंड है, सबसे फर्स्ट कंडीशन गैसेस कंडीशन में होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना चाहिए, उससे आप किसका फॉर्मेशन कर रहे हो, आप एटम का फॉर्मेशन कर रहे हो। लाइक H2 है, उससे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, O2 है, उससे 2 एटम्स ऑफ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब करने में जो एंथैल्पी में चेंज आएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। तो अब तक जो अपन कैलकुलेशन कर रहे थे डेल्टा एच की, वो अपन फॉर्मूला लगा रहे थे एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, है ना। सब में अपन क्या फॉर्मूला देखा है, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट देखा है। तो जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसके लिए फॉर्मूला अपन क्या यूज करेंगे, एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट, एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट इक्वल्स टू डेल्टा एच बी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि आपके पास H2 था, आपने गैसेस फॉर्म में था ये, इससे किसका फॉर्मेशन करा, H प्लस एच कह दो चाहे 2H कह दो, तो इसके लिए कौन सी एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपके पास O2 था, आपने क्या करा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करा, तो ये कौन सी एनर्जी होगी आपके पास, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपके पास क्या था, HCl था, इस H प्लस और Cl माइनस करोगे, ये बॉन्ड अपन इसमें HCl से ज्यादा इसे यूं समझ लेते हैं कि अगर आपके पास H2 था, H2 से आपने 2H प्लस का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एटम का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप आयन का फॉर्मेशन कर रहे हो। एटम का फॉर्मेशन करना है, अगर एटम का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि बॉन्ड आप डिसोशिएट कर रहे हो, तो उस समय जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या जो रिएक्शन में हीट में चेंज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला अपन क्या अप्लाई करेंगे, एच रिएक्टेंट माइनस एच प्रोडक्ट। कि जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि दे रखा है यूं कि हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, HCl का। रिएक्शन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए कि अगर आपको डेल्टा H गिवन है हाइड्रोजन के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल, ये H2 के लिए, डेल्टा H गिवन है आपको Cl2 के लिए मान लीजिए 58 किलो कैलोरी पर मोल, और आपके लिए HCl के लिए डेल्टा H गिवन है मान लीजिए 81 किलो कैलोरी पर मोल, ये HCl के लिए गिवन। आपको कह दिया कि भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए, तो आपको क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करना है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ पे किसके लिए गिवन है, H2 के लिए, अपने पास यहाँ पे क्या है, हाफ H2, तो अपन हाफ H2 के लिए कितनी हो जाएगी आपके पास, 52 हो जाएगी, क्योंकि 104 किसके लिए गिवन है, H2 के लिए। अपने पास हाइड्रोजन के कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल है, यानी कि हाफ H2 देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 52।
हाफ Cl2 की बात करूं मैं अगर, तो हाफ Cl2 आपके पास कितना हो जाएगा 29। इसको थोड़ा सा चेंज करना, 109 है ना, 109 कर देंगे। तो हाफ H2 आपके पास 52, ये आपके पास कितनी आ गई 29 आ गई। तो डेल्टा H आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे 52 प्लस आप क्या करेंगे 89 माइनस में आप क्या कर देंगे यहाँ पे 109। तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा 52 प्लस 89 81 माइनस का आपके पास कितना आ गया 109। जो भी आंसर होगा वो क्या होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। तो और यहाँ Cl2 के लिए सॉरी Cl2 के लिए 29, यहाँ 29। तो 52 प्लस 29 आपके पास कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 81 में से माइनस करोगे 109, तो आपके पास इस रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो अपन क्या करेंगे H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट करेंगे। ऐसे अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो मैंने बता दिया कैसे डिफाइन करते हैं उसको। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ जाए तो भी मैंने बता दिया कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो अपनी इस क्लास में कंप्लीट हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर 5 केमिस्ट्री का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आफ्टर 10 मिनट्स।